हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, वेलकम। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वह क्या होता है। हमने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। मास और इनर्शिया के बीच में हमने डिफरेंस भी जाना था। फिर हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पी मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब हम लोग देखेंगे मोमेंटम में ही कि मोमेंटम क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, उस एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो कि रेस्ट में है उसका मोमेंटम क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। आप सपोज कीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और कोई सिंस ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी उसकी 0 के बराबर है। तो आप देखेंगे कि जो मोमेंटम होगा वो उसको हम लोग जानते हैं फॉर्मूले से कि P होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर दी हुई वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो अगर जब वेलोसिटी 0 होगी तो हमारा मोमेंटम भी 0 होगा। दस द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट दैट नॉन मूविंग इज इक्वल टू 0। कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्थिर है, रेस्ट पर है, उसका मोमेंटम 0 के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोमेंटम है वह मास इंटू वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी अगर 0 होगी तो मास भी 0 होगा। मास बाई मास इंटू जब आप 0 करेंगे तो 0 आएगा और मोमेंटम आपका 0 होगा। अब एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या होगी उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप जाने तो एसआई यूनिट ऑफ मास होती है केजी, किलोग्राम, और एसआई यूनिट वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। तब मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होती है एसआई यूनिट मोमेंटम की। एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या होती है? एसआई यूनिट मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड होती है। अब फिर कुछ हम लोग एक आक एग्जाम्पल्स देखते हैं जो न्यूमेरिकल में आपके मोमेंटम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास 10 केजी है। कितना है? मास 10 केजी है और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मोमेंटम क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि भाई मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग 10 इंटू 2 करेंगे, वो आ जाएगा 20 केजी मीटर पर सेकेंड। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूनिट एसआई यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो कट सकते हैं, नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप बता क्या रहे हैं भाई, आप तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिए, लेकिन एक्चुअली ये न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या वह आप एसआई यूनिट से ही डिनोट करेंगे। मोमेंटम आप बताएंगे मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। तो उसके आगे अगर आप 20 के आगे केजी मीटर पर सेकेंड लगा दिए तो जो आपका एग्जामिनर है या टीचर है वो समझ जाएगा कि बच्चा मोमेंटम निकाला है। अब हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है, उसको देखते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम का, किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसके मोमेंटम में, वह प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स उसी डायरेक्शन में। कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक ना? बस इतना जानो। मैथमेटिकल इंप्रेशन हम लोग देखते हैं, सेकेंड लॉ से क्या मैथमेटिकल इंप्रेशन मिलता है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट आप लोग समझ गए होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। अनबैलेंस फोर्स इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस होगा तो उसमें मोमेंटम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी, बॉडी रेस्ट पर होगी। समझ रहे हो ना? तो अगर अनबैलेंस फोर्स ही लगाते हैं तभी हम किसी स्थिर चीज को मूव करवा पाते हैं। हमने देखा था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस थे, इसको हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो हमने कहा कि जितनी भी बॉडीज मोशन पे हैं उनमें कौन सा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अब देखिए यही सेकेंड लॉ का जो है स्टेटमेंट, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखते हैं। अगर आप पहले से पता है कि मास जो है एक ऑब्जेक्ट का केजी में डिनोट किया जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मास है किसी ऑब्जेक्ट का यम केजी। कितना है? यम केजी। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब वह चलना स्टार्ट किया,
जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, वह हम लोग मान लेते हैं यू मीटर पर सेकेंड। स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, उसको मान लेते हैं यू मीटर पर सेकेंड। और हम लोग फाइनल वेलोसिटी, जब वह ऑब्जेक्ट अपने पूरे स्पीड में अपने पूरी वेलोसिटी के साथ चलने लगा तो उस वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल v मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमारा मोमेंटम में चेंज है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अनबैलेंस फोर्स के लिए। तो अगर देखो जब हमने वेलोसिटी u मानी है इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम जो होता है उसको हम लोग मान लेते हैं p1, और p1 क्या होगा, m इज इक्वल टू u, ठीक ना। फिर उसी तरीके से हम लोग फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं P2, और P2 क्या होगा, mb। अगर हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो फाइनल मोमेंटम है उसी में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें, तो mb माइनस mu करेंगे, m कॉमन ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू v माइनस u मिलेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन कोई भी जो यूनिट है, कोई भी यूनिट में जो रेट ऑफ चेंज होता है वह टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। भाई देखो कोई भी चीज जो है समय के हिसाब से ही अपने रेट में बदलाव करेगी या चेंज करेगी। तो ठीक उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा कि मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ अपन टाइम कर दीजिए। तो हमने पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, m इज इंटू v माइनस यू अपन टी। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अब हम लोग सेकेंड लॉ को अप्लाई क्या करेंगे, सेकेंड लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस यू अपन टी। और हम लोग जानते हैं कि जो v माइनस यू अपन टी होता है ये क्या होता है, एक्सीलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखें तो इसको दिया गया है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फोर्स है वह किससे हो जाएगा, वह के एम ए, और यहाँ जो के है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर मानी गई है फिजिक्स में। जो यहाँ पर कांस्टेंट के है वह एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू एम जो के है उसकी वैल्यू 1 के बराबर मानी गई है। तो हम लोग पाएंगे यहाँ से क्या कि फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। फोर्स इज नथिंग बट मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। डायरेक्ट उसको हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में काफी बार शॉर्ट टाइप आंसर में, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा है डिफाइन 1 न्यूटन। तो कह रहा है जब एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर seen in a body of mass 1 kg, then the force applied of the body is said to be 1 न्यूटन। कह रहा है 1 न्यूटन वह यूनिट होती है जो कि किसी भी बॉडी जिसका कि मास 1 kg है, अगर उसमें एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा तो उस यूनिट उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे। अब प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ, कह रहा है कि हम लोग जो है न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था, पहला नियम क्या था, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट इज टेंड टू बी इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट इज टेंड टू बी रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। कह रहा है कोई भी वस्तु जो स्थिर है या कोई भी वस्तु जो गति में है वह तब तक गति में रहेगी और वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर हम लोग कोई बाहरी बल नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इसी का हम लोग जो है प्रूफ देंगे सेकेंड लॉ से। कह रहा है फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू जीरो देन बॉडी कीप्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। कह रहा है अगर आप उस पर कोई एक फोर्स लगाते हैं जो जीरो के बराबर है तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। तो आप F क्या है, F इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग यहाँ F जीरो के बराबर लिखेंगे तो जो मास है वह हमारा क्या होगा, भाई बताओ, मास v बाई यू माइनस टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अब ये जीरो है, टी इधर आएगा जीरो हो जाएगा, यम इधर आएगा वह भी जीरो हो जाएगा, v इधर आएगा इधर प्लस हो जाएगा, यह इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो v माइनस यू या v इक्वल टू यू हो जाएगा, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वह भी जीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी वह भी जीरो
होगी, इसीलिए बॉडी विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब हम लोग थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वह क्या होता है, और ये काफी जो हमारी डिवाइसेस हैं उसमें इसका हम लोग प्रिंसिपल या एग्जाम्पल डायरेक्टली अपने लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कह रहा है कोई भी एक्शन जो इस हमारे यूनिवर्स में हो रहा है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। नोट एन एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो एक्शन है रिएक्शन है, यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि वह दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे नहीं होंगे, वह सेम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होंगे इसके इस नियम के अनुसार। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यह ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्शन रिएक्शन होगा वह दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होगा। वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। वॉकिंग क्या है? वह जब हम लोग चलते हैं तो थर्ड लॉ है। जैसे देखो हम लोग पैर बढ़ाते हैं तो उसमें रिएक्शन में क्या आता है? रिएक्शन में हम लोग आगे मूव करते हैं ना, ठीक ना। A boat moves back when we devote it. बैक जो बोट होती है जब हम उसको डिवोट करते हैं तो वह पीछे जाती है। अगर हम लोग गन फायर करते हैं तो गन रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ ढकेलती है। तो अ गन रिकॉइल, यह भी किसका एग्जाम्पल है? यह भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। रोविंग बोट जो है वह भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं? कह रहा है जब दो या दो से अधिक जो वस्तुएं हैं या बॉडीज है एक्ट अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। कह रहा है यदि दो हम वस्तुएं ले लें, अगर वह एक दूसरे पर एक्ट कर रही हैं तो जो उनका टोटल मोमेंटम होगा वह कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे और कोई एक्सटर्नल अधिक फोर्स उस पे ना लगाए तो। क्या कह रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, मतलब m1 u1 मान लीजिए इसको, और फाइनल मोमेंटम को आप मान लीजिए m1 b1, ठीक ना। तो होगा क्या, देखिए आप इस जो है स्कीमेटिक डायग्राम से समझिए। मान लीजिए कोई बॉडी है A, इसका मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। मान लीजिए कोई बॉडी है B और इसका मास m2 है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 है, और कोलिजन फॉर टाइम t में ये दोनों लड़ते हैं और B इस पे जो है F1 फोर्स लगाता है, A इस पे F1 फोर्स लगाता है, B इस पे F2 फोर्स लगाता है, और ए की जो फाइनल वेलोसिटी है वो b1 है और बी की फाइनल वेलोसिटी है b2 है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा ए का m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम होगा बी का m2 u2, और फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का क्या होगा? m1 b1 होगा, और फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी का क्या होगा? m2 b2 होगा। देखिए आप बहुत ध्यान से समझिए, फिर से एक बारी समझिए कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बॉडीज है ए और बी, उसको हम मान लेते हैं कि उसका जो मास है m1 है और बी बॉडी का मास m2 मान लेते हैं। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 होगी ए की, और बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 होगी। जब वो लोग कोलिजन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो बी उस पे f2 फोर्स लगाएगा, ए उस पे f1 फोर्स लगाएगा, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह v1 होगी ए की और बी की v2 होगी। तो हम लोग जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है उसका हम लोग मोमेंटम पढ़े थे। सेकेंड लॉ का देखते हैं। सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लोग क्या जाते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम f1 का क्या होगा? m1 b1, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से हम लोग इनिशियल फाइनल मोमेंटम में से हम लोग इनिशियल मोमेंटम जो है माइनस कर देंगे, टाइम t के रिस्पेक्ट में m1 कॉमन ले लेंगे, b1 और u1 बचेगा अपॉन t। फिर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम b देखेंगे, तो हम देंगे कि जो फाइनल मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट b का, उससे हम लोग माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम का, और हम पाएंगे कि m2 b2 माइनस u2 t हो जाएगा।
तो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या जानते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन है। इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट होगा। जैसे अगर F1 इस दिशा में फोर्स लगा रहा है तो F2 जो है इस दिशा में फोर्स लगाएगा। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर उसी से हम लोग ये डिराइव करेंगे। हम लोग यहाँ पर F1 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर F2 की वैल्यू पुट कर देंगे। उससे हम लोग पाएंगे कि जो टी से कैंसिल हो जाएगा, हम पाएंगे कि M1 B1 माइनस M1 U1 और माइनस M2 B2 इज इक्वल टू M2 U2। और फिर इससे हम लोग एक इनिशियल मोमेंटम देखेंगे। जो ये माइनस का साइन है, ये देखिए जो M1 U1 है, M2 U2 है, इधर आ जाएगा। जो इनिशियल मोमेंटम इधर आ जाएंगे और जो फाइनल मोमेंटम है उधर चले जाएंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होता है। तो इसलिए जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे। कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास कितना है, ग्राम में दिया हुआ है 20 ग्राम। कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम और उसको हम लोग हॉरिजेंटली फायर करते हैं कितनी वेलोसिटी के साथ? 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ हम लोग फायर करते हैं। और किससे फायर करते हैं? एक पिस्टल जो कि 2 किलो की है। और फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। हम लोग मानते हैं कि जो M1 है वो बुलेट का कितना है? 20 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 किलो में 100 ग्राम हो, अरे 1000 ग्राम होता है। तो हम लोग पाएंगे 0.02 केजी आ जाएगा इसमें केजी में। और फिर जो हम लोग पिस्टल का मास देखेंगे वो 2 केजी होगा। हम लोग पढ़े हैं कि मास क्या होता है? M1 मतलब टोटल मास हो जाएगा। जो टोटल मास होगा वो M1 M2 हो जाएगा। वो टोटल मास हमको मिलेगा 2.02 केजी। हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी देखी क्या है? 0 है। तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा वह भी 0 होगा। जब हम लोग फाइनली पिस्टल से गोली फायर करते हैं तो जो V2 V1 है वो फॉर बुलेट कितनी है? जो फाइनल वेलोसिटी है बुलेट की और जो फाइनल वेलोसिटी है पिस्टल की, वो हम लोग 150 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो M1 B1 होगा वह क्या होगा? बताइए। हम लोग यहाँ से एक चीज कॉमन ले सकते हैं। बताइए क्या ले सकते हैं? देखो यहाँ पर अगर आप M1 पुट करेंगे तो वो होगा 0.02, ठीक ना। और अगर आप यहाँ पर B2 पुट करेंगे तो क्या होगा? वो बेसिकली 2 होगा, 2V2 होगा है। और फिर उसके बाद हम लोग 150 जानते हैं कि जो बुलेट की वेलोसिटी है वह 150 मीटर पर सेकेंड है। और हम लोग को जो फाइनल वेलोसिटी है वो मिली नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के बराबर। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, फाइनल मोमेंटम हमको मिलेगा। देखो यहाँ से कैंसिल होगा, यह जो है 2 पावर कैंसिल कर देगा, 2 इंटू 300 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से ये कटेगा तो हम लोग देखेंगे कि 3 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0 और 2V2 इज इक्वल टू -3। जो हमको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वह मिलेगी -1.5 मीटर सेकेंड। यह जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या इंडिकेट करती है कि जब 150 मीटर पर सेकेंड के साथ हम लोग बुलेट फायर करेंगे तो -1.5 मीटर पर सेकेंड के साथ जो पिस्टल है वह पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। देखो यही है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट गन रिकॉइल्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट, जो कि हमारा जो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आज ये चैप्टर होता है खत्म, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लगता है उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। हमने अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन का पहला नियम। कह रहा है कोई भी बॉडी अगर वह रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक हम लोग कोई बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। हमने फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
दैट इज m1b माइनस u1 अपॉन टी। मतलब हम लोग फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं और टी के रिस्पेक्ट में कोई भी जो यूनिट होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही अपने रेट को चेंज करती है। फिर हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा कि कोई भी एक्शन जो इस यूनिवर्स में हो रहा है उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, और ये हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, मोमेंटम को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और हम लोग मोमेंटम को कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इसका मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। हम लोग जो है निगेटिव साइन क्यों देते हैं? F1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, F2 निगेटिव होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है थर्ड नियम के अनुसार कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसका जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो है उनको भी बेनिफिट मिल पाए और हम लोग भी मोटिवेट होएं और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू।